चल रही है। उसी कड़ी में आज हमने भी एक विषय लिया है। मैं आप सबका उसमें हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो विषय हमने लिया है वो है अमृतकाल का बजट। तो उसमें हमारे मध्य जो हमें मार्गदर्शन देंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किए हुए और फिर वहीं से एमफिल और पीएचडी इंटरनेशनल ट्रेड में करके 1996 में प्रोफेसर बने, प्रोफेसर दीपांकर जी, जो कि 2005 में जम्मू यूनिवर्सिटी में आ गए। आपने देश विदेश में बहुत ही भाषण मालाओं में हिस्सा लिया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आर्मी वॉर कॉलेज मोह में आपका एक भाषण जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रैक्टिकल इकोनॉमी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पेपर आपके छाया हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत विषय पर भी आपने कई भाषण मालाओं को संबोधित किया है। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया से भी आप कई बार रूबरू हो चुके हैं। और मीडिया प्रभारी हमारे अभिजीत जी सिरोडिया जी, जो कि काफी विषयों पर अपने भाषण देते हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज हमें मार्गदर्शन देंगे। और इन सबसे बढ़कर जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, वो हैं श्रीमान अशोक कौल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी यूटी के महासचिव, संगठन महासचिव हैं और समय समय पर हमें इनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर दीपांकर सेन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो बजट के विषय पर अपना विचार रखें। अशोक जी, वीर जी, पवन जी, आए हुए गणमान्य, इस बजट के बारे में जिक्र करने से पहले मैं परिप्रेक्ष्य आपको बताना चाहता हूँ। परिप्रेक्ष्य जाने बगैर इस बजट पे चर्चा करना गलत हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य ये है कि अगर आप आज दुनिया को देखते हैं तो जितने भी बड़े इकोनॉमीज हैं, जिसको हम मेजर इकोनॉमीज कहते हैं, उनकी ग्रोथ रेट सब गिर गया है या नेगेटिव पे जा रहा है। इन मेजर इकोनॉमीज में जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जिस तरह से चीजों की कीमतें बढ़ रही है, वो आसमान छू रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत का अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमारा ग्रोथ रेट 6 से ऊपर जा रहा है। अगर आपको लगता है ये कम है तो बाकियों का देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। हाँ, हमारे देश में भी चीजों की बढ़ोतरी हुई है, कीमतों की बढ़ोतरी हुई है, पर वो बढ़ोतरी का रफ्तार जो हुआ है हमारे देश में दुनिया से काफी कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि हम भूल जाते हैं ऐसा क्यों है। जब कोविड की महामारी हम पे आई तो सरकार ने उस टाइम लॉकडाउन किया था, कोविड से बचने के लिए लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि सरकार फरमान जारी करता है जिसके तहत आप बिल्डिंग्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको आप बंद कर देते हैं, आप लोगों को मना करते हैं घर से मत निकलिए। उसका मतलब है लॉकडाउन। उसके चलते जब आपकी फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं एक फरमान के तहत, जाहिर सी बात है तब मांग, उत्पादन में गिरावट आती है। तब बहुत सारे विशेषज्ञ दुनिया के कहीं के भारत को कहा कि आपका उत्पादन गिर गया है, आपको खर्चा बढ़ाना चाहिए, आपको मांग की क्रिएशन करनी चाहिए ताकि आपका उत्पादन बढ़ जाए। हमारे सरकार ने वो एडवाइस नहीं दी, वो मशवरा नहीं दी, क्योंकि सरकार को पता था कि मैं जब कोविड को रोकने के लिए
मैं ही फैक्ट्रीज को बंद कर रहा हूं तो मांग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मांग पूरी करने के लिए फैक्ट्रीज खुलेगी नहीं। उससे क्या होगा, अगर आप मांग बढ़ाते हैं खर्चा करके और फैक्ट्रीज आपकी खुलती नहीं है, तब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि मांग है, उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है? उत्पादन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कोविड को रोकने के लिए आप फैक्ट्रीज को बंद कर चुके हैं। ये हमें पता चल गया था, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हुए भी भारत सरकार ने अपनी जगह पे कायम रहे। ये उपदेश दूसरे देशों को भी दिया गया और दूसरे देशों ये माना, और 2 साल ये उपदेश वो मानते गए। आज स्थिति यह है कि उन देशों में इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि जो लोग मध्य वर्ग में एक काल थे, और मैं अमीर देशों की बात कर रहा हूं, मैं गरीब देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जो परिवार अपने आप को मध्य वर्ग के समझते हैं, आज उनको फूड बैंक्स जाना पड़ता है खाने के लिए। मतलब वो मध्य वर्ग में नहीं रहे, वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे पुअर क्लासेस में आ चुके हैं। ये हालत है यूनाइटेड किंगडम में, ये हालत है यूनाइटेड स्टेट्स में और कई सारी जगहों। इस हालात में भारतवर्ष का आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप देखते हैं ग्रोथ रेट ठीक ठाक है माहौल के देखते हुए, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। पर हमने जितना प्रोजेक्शन किया था उतना नहीं हुआ। क्यों? उस टाइम हमें पता नहीं था 1 साल पहले कि यूक्रेन में युद्ध होने वाला है, कि यूक्रेन पे रशिया प्रहार करने वाला है। अब प्रहार करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, क्या करना चाहिए था, इस मीटिंग का संदर्भ वो नहीं है, इस पर बात नहीं करेंगे। पर उसके चलते बहुत कुछ हुआ। उसके चलते ग्रेन मार्केट्स, खास करके गेहूं में एक बहुत बड़ा उछाल आया। एनर्जी मार्केट्स में बहुत बड़ा एक उछाल आया, जिसकी भुगतान हमें करनी पड़ी। तो हमने सोचा था कि हमारा एक्सपोर्ट जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से बढ़ा नहीं। तेल की कीमत में जो उछाल आया वो हमें भुगतना पड़ा। पर ये होते हुए भी हमने जो किया है इस साल, हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो मैं मानता हूं जबरदस्त रही है। अब ये शब्द इस्तेमाल करना जबरदस्त शायद लोगों को बुरा लगता है, कि खास करके जो अपने जीवन से जूझ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि उसी आय लेकर वो जब बाजार में जाते हैं उन पे क्या गुजरता है। पर हम एक दूसरे, हमारी जो सभा है वो दूसरा है। हम विश्लेषण करने आए हैं, और कभी कभी विश्लेषण से अपने आप को बहुत सारे लोगों की इमोशन से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर विश्लेषण होता नहीं। सरकार ने पिछले साल क्या किया था? कई सालों से सरकार ने वित्तीय घाटा पे काफी प्रेशर देता था कि हम किसी तरह हम वित्तीय घाटा को कम करें। उसका सरकार की तरफ से उम्मीद था कि हम वित्तीय घाटा को कम करेंगे, और रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर को कम किया जाएगा। ब्याज दर जब कम होता है तब निवेशक निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते उत्पादन शक्ति बढ़ती है और नौकरियां भी बढ़ती है। पर हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक खुद मुख्तार इदारा है, जो सरकार के कहने पे नहीं चलते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोविड के आने के बाद ये सब बदल गया, क्योंकि कोविड के आने के बाद रिजर्व बैंक की भी पता चला कि जिस रवैया वो अपना रहा उस रवैया से चल नहीं सकता। उन्होंने काफी ब्याज दर गिरा दिया। और कोविड के दौरान हमने क्या किया? कोविड के दौरान सरकार ने निवेश के लिए काफी सारे सिग्नल्स किए। ये आत्मनिर्भर भारत में जितने भी योजनाएं थे वो उसी सिलसिले में है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपना ब्याज दर गिराता गया, तो यहां पर जो बढ़ोतरी हुई ये सरकारी खर्चे की वजह से नहीं हुई। ये हुआ क्योंकि हमने इतना लोन्स दिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, वो खर्चा बढ़ाता है। पिछले साल के बाद हमने वित्तीय घाटा को जितना हम इंपॉर्टेंस महत्व देते थे, हम उतना महत्व देते नहीं है। हमने खर्चा बढ़ाया है, पर कौन सी खर्चा बढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी खर्चा हमने बढ़ाया है ये देखना पड़ेगा।
खर्चा बजट में दो तरह की होता है। एक तो हम इसको कहते हैं करंट कंजम्पशन, ये है तनख्वाह, ये हम पेट्रोल पे जो हम खर्चा करते हैं, गाड़ियों पे जो खर्चा करते हैं, जो हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में खर्चा करने के लिए जो खर्चा, उसको कंजम्पशन कहते हैं। दूसरा है निवेश, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम जब रास्ता बना रहे हैं, हम जब रोड्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम जब रेलवेज बनाते हैं, तो इसकी खपत आज नहीं होती, पर ये जो करता है इकोनॉमी के लिए, वो आपको बाद में आपको पता चलता है, बाद में इसका इफेक्ट आता है। ये निवेश की दो पहलू है। आज मैं जब निवेश करता हूं, एक मांग की स्रोत होती है। मैं जब खर्चा कर रहा हूं रेलवेज पे, तो स्टील का एक डिमांड होगा, सीमेंट का होगा, वगैरह वगैरह, तो उसमें मांग भी बढ़ती है। पर कल क्या होता है, क्योंकि मैंने निवेश किया है, मैंने प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन शक्ति इकोनॉमी का बढ़ाया है, उससे हमारी उत्पादन भी बढ़ जाती है। और पिछले दो बजट में सरकार ने ऐसा ही किया, उतना उत्पादन शक्ति बढ़ाया है। एक और काम किया है, हमने सोचा था कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव उस तरह नहीं आएगा, पर फिर भी सेकेंड वेव आया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को हमें पैसे देने पड़े, बहुत सारे लोगों को हमें राशन देने पड़े, उस पर भी हमारा जबरदस्त खर्चा हुआ है। मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बात की जिक्र हमारे देश में नहीं होता है, विदेश में होता है। हमने कोविड के दौरान जो वितरण किया पैसा, डीबीटी, पैसा का हमने वितरण घंटों में किया, क्योंकि हमारे पास एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम जैम कहते हैं। एक है आपका जनधन अकाउंट, एक है आधार कार्ड और एक है मोबाइल। हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमने घंटों में पैसे करोड़ों में बांट दिए, और हमारी जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके तहत हमने राशन भी बांट दिए। हमारे इस गरीब देश में कोई भी भूख से नहीं मरा। यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी 2 साल पुराने जो खर्चा है, अभी भी उनसे चेक्स बांटे जा रहे हैं। ये बजट से अलग है, पर इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम कहां पहुंचे, कुछ चीजों में हम कहां कहां तक पहुंच गए। इस साल का अगर आप बजट देखते हैं, इस साल वो वाला आशंका नहीं है कि कोविड फिर तीसरी बार या चौथी बार बुरी तरह से आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हम कोविड से हम जूझ सकते हैं। हमारी जो वैक्सीनेशन एफर्ट जो हुआ है, जिसके बारे में तरह तरह के लोग तरह तरह की टिप्पणियां की थी, और अब लगता है कि हमारे देश में जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है और किसी मुल्क में हुआ ही नहीं। कितने कितने फ्रॉडुलेंट कंपनी के कितने कितने फ्रॉडुलेंट वैक्सीन को पुश किया जा रहा था, हमने रोका है। आज हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट है, और हमारा वैक्सीनेशन अगर देखा जाए सक्सेसफुल हुए। हमारे देश में 4th वेव 5th वेव नहीं आया है, जो चाइना जूझ रहा है, जो यूरोप जूझ रहा है। ये अखबार में छपता नहीं है, दूसरी बात है, पर ये जूझ रहे हैं। आज हम जानते हैं कि इस बार लॉकडाउन्स नहीं होंगे, ना वॉलंटरी लॉकडाउन होंगे, ना सरकार की तरफ से लॉकडाउन होंगे। तो इसीलिए सरकार को पता था कि इस साल जो हमने राशन को वितरण में जितना खर्च किया है उतना नहीं होगा। तो बहुत सारे खर्च हमारे इस बजट में सरकार को लगा था कि कम होंगे, पर फिर भी सरकार ने एक काम किया है। पिछले साल के तुलना में हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे भी 3 लाख करोड़ ज्यादा हम इस बार खर्च कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं खर्च करते, नॉर्मल रखते, हमारी वित्तीय घाटा बहुत कम हो जाता। पर सरकार ने इस बार भी वित्तीय घाटा को उतना तवज्जो नहीं दिया है, क्योंकि सरकार जानता है कि इस वक्त जब इतने सारे लोग इतने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वित्तीय घाटा को हम कल भी देख सकते हैं, परसों भी देख सकते हैं। आज हमारा उत्पादन शक्ति बढ़ाने का ये सुनहरा मौका है। आज हमें मांग बढ़ाने की जरूरत है, पर मांग हम किस तरह बढ़ाएंगे? मांग हम उस तरह बढ़ाएंगे जिसके चलते परसों हमने जो निवेश किया है, जो खर्च किया है, उससे उत्पादन हो। सरकार ने, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, 3.5 लाख करोड़ बढ़ा दिया है। पिछले साल वो 10 लाख करोड़ था, आज ये 13 लाख करोड़ से ज्यादा है। और ये ज्यादा खर्चा कहां जा रहा है? आपको तो पता ही है कि पिछले 2 साल में हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, हाईवेज पे काफी हमने खर्च किया है, और
हमारी रियासत में भी, यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जगहों पे, यूपी में अगर जाते हैं आपको देखने को मिलेंगी किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री हो रहा है। इस साल जो खर्चा बढ़ा है, पिछले साल भी हमने खर्चे थे, इस साल जो हमने बढ़ोतरी की है वो रेलवेज में। कई कई जगहों में आपको देखने को मिल रहा है कि रेलवेज भी बदल रहा है। आप लोगों ने जिनमें जो वंदे भारत एक्सप्रेस अगर आपने चढ़े होंगे आपको पता चलेगा। आप अगर दक्षिण के कुछ रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो आप देखेंगे किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पर ये जो निवेश इस बार रेलवेज में हो रहा है, ये बहुत बड़ा तगड़ा निवेश हो रहा है। एक ट्रैक कन्वर्जन की बात है, दूसरा डबलिंग ऑफ लाइंस की बात है। क्या हुआ है कि हमारे रेलवेज का जो ट्रैक है, उस ट्रैक के चलते हमने जितने ट्रेन इसमें डाले हैं, इसमें हमारा ट्रेन स्पीड काफी कम हो गया है। अब अगर हम इस ट्रेन स्पीड को डबल कर सकते हैं तो इस पे हमारी उत्पादन पे जो इंपैक्ट होगा, जब असर होगा, ये कोई चिंता नहीं कर सकता। और सरकार ने यही किया है। पिछले 2 साल में रेलवेज ने अपने आप को इस तरह बदला है। सरकार को पता है अगर आज सरकार रेलवेज पे हम अगर निवेश करते हैं तो वो निवेश सरकार वो रेलवेज खर्च कर पाएगा, और जो उत्पादन शक्ति है रेलवेज का, उसकी जो क्षमता है गुड्स और पैसेंजर्स को कैरी करने का, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ये एक नया दौर है। हमने काफी सालों से नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया पे काफी खर्च किया है, और मैं मानता हूं अगर हाईवेज का नेटवर्क आप देखते हैं वो ठीक है। अब वक्त है रेलवेज को, क्योंकि रेलवेज को हमने दशकों से अवहेलना किया है। अब वक्त आ गया है कि रेलवेज पे हम खर्चा करें, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है, बगैर कनेक्टिविटी के आपका निवेश, निजी निवेश नहीं आएगा। हम देख रहे हैं इस रियासत में जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा तब तक यहां पे लोग नहीं आएंगे। लोग हिमाचल में क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि हिमाचल की कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी की अगर तुलना करते हैं वहां पे ज्यादा है, और इसीलिए दोनों पहाड़ी राज्य है, पर लोग कोशिश करते हैं कि निवेश वो हिमाचल में करें। कनेक्टिविटी निवेश का एक मूल आधार है, इसके बगैर निवेश कोई करता नहीं है, और यह बहुत जरूरी है, और सरकार इसी की ओर ध्यान दे रहा है। सरकार और भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रहा है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी देश जब प्रगति करता है तब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्बन एरियाज में ही ज्यादा बढ़ता है। हमारे देश में हम जब स्कूल में पढ़ते थे हम कहते थे कि 10% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, शहरों में। आज वो 30% क्रॉस कर चुका है। हमारे अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्बन एरियाज में ज्यादातर हो रहा है, और इसीलिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ये बहुत अहम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अर्बन जो बॉडीज है वो खास करके मरकजी हुकूमत के नीचे आता नहीं है, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से आता है, और 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद उनके खुद पावर्स है। तो यहां पे सरकार क्या कर सकता है? सरकार उनको प्रोत्साहन दे सकता है, उनको राशि दे सकता है, आप कुछ करो। जिस तरह पिछले बजट में सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित किया था कि मैं आपको 50 साल का ब्याज मुफ्त आपको लोन दे रहा हूं, आप कुछ करिए। कुछ राज्य कर पाए, जैसे उत्तर प्रदेश में काफी निवेश किया, और जो जानते हैं कि इकोनॉमिक स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का आज तक वो दर्जा नहीं रहा है जैसे दूसरे राज्यों का रहा है, पर आज उत्तर प्रदेश भी उभर के आ रहा है। पर बहुत सारे राज्यों ये कर नहीं पाए। इस साल भी वही 50 साल वाला ब्याज मुफ्त लोन फिर राज्यों को दिया गया है। आशा है कि इस साल राज्यों ने पिछले साल के तुलना में और भी बेहतर करेगा। एक चीज हमें याद रखना चाहिए जब हम केंद्रीय बजट की ओर देखते हैं। एक जमाना था हम केंद्रीय बजट को देखते थे किस चीजों की कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो हम सोचते हैं। आज हम जानते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल ही तय करता है। तेल की कीमत ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट तय करता है, पर ज्यादातर चीजें की टैक्स कितना है वो जीएसटी काउंसिल करता है। पर एक चीज भी लोग भूल जाते हैं कि हम जब मांग की उत्पादन की बात करते हैं, आज मरकजी हुकूमत जितना कैपिटल स्पेंडिंग करता है
उससे ज्यादा राज्यों करते हैं, राज्य मिला के, सब राज्यों मिला के उनसे ज्यादा है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए और इसलिए सेंटर भी भूला नहीं है और सेंटर भी ये जो ब्याज दर, ब्याज मुफ्त लोन की जो बात मैं कर रहा हूं, इसीलिए सेंटर ने स्टेट्स को दिया है। और इसमें दो राय नहीं है कि स्टेट्स की कैपेसिटी को भी बिल्डअप करने की जरूरत है। केंद्रीय हुकूमत, केंद्रीय सरकार अगर खर्चा कर रहा है और उस खर्चे के चलते कोई भी राज्य सरकार अपना खर्च कम करता है, तो वो जो सरकार का जो प्रयत्न है वो विफल हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे राज्यों को पता नहीं चलता है कि उनकी रेवेन्यूज क्या होने वाली है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कैपिटल स्पेंडिंग की जहां तक बात है, पहले 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने वो खर्चा करते नहीं है। जब उनको पता चल जाता है कि बस ये राशि आ रहा है, तब वो खर्च करने की कोशिश कर देते हैं। ये बार बार हो रहा है। हर बार आशंका होती है कि राज्यों को राशि नहीं मिलेगा, जीएसटी की प्रोसीड्स नहीं मिलेगी। हर बार एक रूमर सा फैला जाता है और हर बार ये रूमर गलत पैदा होता है और हर बार लास्ट मोमेंट में स्टेट्स खड़े हो जाते हैं अपना खर्चा बढ़ाने के लिए। मुझे आशा है कि जिस तरह से सरकार ने अपनी इकोनॉमी को चलाया है, ये सब आशंकाएं को राज्य सरकार भूल के अपनी जो बजट्स है इस तरह वो सेंट्रल बजट के साथ मिलाएंगे, ताकि बेसिकली हम लॉक स्टेप चलेंगे। मतलब केंद्र सरकार जो कर रहा है वो राज्य सरकार भी करेगा। एक साथ जब भारत का यूनियन गवर्नमेंट और जब स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ चलेंगे, अपने बजट्स को सिंक्रोनाइज करेंगे, आपको तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान कर क्या सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूं, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में लोग, खास करके मध्य वर्ग, सरकार से सॉप्स न मांगे। कुछ तो दिया गया है, आईटी एग्जेम्पशन लिमिट्स कुछ हद तक तो बढ़ाया गया है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, हम उतना ही टैक्स देते हैं, लेकिन रियल टर्म जो हम 5-10 साल पहले दे रहे थे। आप ठीक करें, गलत नहीं कह रहे, पर ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर को देखते हुए सरकार की कोशिश जो है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, कुछ आंकड़े हम देख लें, तो मुझे लगता है कि हमें जाके आवाम को समझाना कि सरकार कर क्या रहा है, मुझे लगता है कि उतना कठिन नहीं होगा, उतना कठिन नहीं होगा। और मैं मानता हूं सरकार जो कर रहा है, एक तरफ से तो एक कनेक्ट है, आवाम समझता है जो सरकार कर रहा है उसकी भलाई के लिए कर रहा है। कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, आंकड़े क्या है, पूरा समझाना ये हमारा काम है। और मैं मानता हूं लोगों तक समझाना इसको इतनी मुश्किल बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हम सबके आदर्श पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पौत्र बहू तथा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन संगीता डोगरा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आके प्रोफेसर साहब का अभिनंदन करें, एक तुच्छ भेंट दें। आप प्रोफेसर साहब के बाद मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान अभिजीत जसकोटिया जी से कि वो कृपया इस विषय पर अपने विचार दें। अभिजीत। आदरणीय अशोक बोल जी, प्रोफेसर
प्रोफेसर दीपांकर जी जिनको आपने अभी सुना, पवन जी और रजनीश जी, क्योंकि एग्जैक्टली जो इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उन्होंने बात करनी थी उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात को रखा है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इसमें क्या रहेगा उसका मैं जरूर आपसे बात करूंगा। देखिए, जब हमने इस बात की शुरुआत की और खासकर इस बजट को लेकर हम लोग आए तो परिवार काल से अमृत काल की ओर, ये एक मैंने लाइन्स में है कि हम अमृत काल की ओर चल रहे हैं। और जब आज हिंदुस्तान अपना 100 साल पूरे करेगा आजाद हिंदुस्तान के रूप में, तो देश कहाँ होगा इसके लिए जरा हम लोग सोचें और उस तरफ हम लोग किस तरह बढ़ रहे हैं और किस तरह से सरकार ये काम कर रही है, इसके ऊपर सबको कुछ चंद चीजें हैं जो मैं आपके संदर्भ में रखना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने राम भगवान से पूछा कि कर जो है वो किस तरह से लिया जाना चाहिए, तो राम भगवान ने कहा कर उस तरह से लिया जाना चाहिए जिस तरह से सूर्य जो है वो हमसे जल लेता है, यानी कि ह्यूमन हमारे शरीर से भी जो मॉइस्चर है उसको भी जल के रूप में लेता है, लेकिन उसके बाद हमें जो है बारिश के रूप में दिया जाता है, तो वो बारिश हम सबके कितने काम आती है, इस तरह से जो है कर लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है उसी तरह से इस बजट को पेश किया गया है ताकि वो वापस हमारे को किस तरह से मिल सके, ये एक बड़ा जानने का विषय है। जहां पर बात की कि हमारा हिंदुस्तान आज से पहले कैसे था और 2014 से पहले कहां था और आज हम लोग कहां पहुंचे हैं, ये चीज आप सबके बीच में। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारी करने और करने में कभी फर्क नहीं रहता। 1.97 की जब पर कैपिटा इनकम की बात की तो यानी कि कई गुना इनकम बढ़ी यहां पर सबसे। और ये बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये यथार्थ रूप में लोगों के बीच में कर दिखाई है। क्योंकि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई, उस समय हमको भी शायद लग रहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करना असंभव है। किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा था कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। अब कांग्रेसी तो ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि उनके तो ट्रिलियन के हिसाब से ही स्विस बैंक पे रहा होगा, हमारे पास वैसा नहीं था। हमारा जो है वो लोगों के लिए है और वही जो आप सबके बीच में वापस आएगा उसकी बात मैं आपके बीच में करूंगा। आज हम 10वें स्थान से 5वें स्थान में जब पहुंचे और उन लोगों से भी आगे चलेंगे जिनने 200 साल हमें गुलाम बना कर रखा, तो ये इसी दृढ़ एक सरकार का और इसी हमारा एक संकल्प था जिसे हम कर दिखा। आज भारत को भारत नहीं रह गया। अगर पहला 2014 के पहले का भारत की बात करेंगे तो सही में, क्योंकि मैं देश विदेश ट्रेवल करता रहता हूं, तो लोग हमें कहते थे लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, यानी कि सफेदों का देश। और आज पूछिए, आज अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो भारत का नाम ये लिया जाता है। वैक्सीन की बात आपके बीच में की, जो वैक्सीन बनाकर दे रहा है। आप देखिएगा आपके यहाँ पर 3 निशान है। ये जो 3 निशान कांग्रेस ने दिए थे ये हमें तब मिले थे जब पूरी दुनिया से बीमारियां खत्म हो गई। लेकिन कोरोना काल में भारत देश में अगर आप देखें तो सबके साथ शाना बिशाना मिलकर हमने ये वैक्सीन बताकर दी। और असली वैक्सीन चाइनीज वैक्सीन नहीं, वो वैक्सीन जिसके साथ अपना तो भला किया, लोगों तक को हमने वैक्सीन दी। ये आज भारत का सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य तभी है जब हम लोग भी कर देते हैं और इसी कर का सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोगों के बीच में, क्योंकि इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है, तो लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं को वहम बनाने की कोशिश है। और हम सबका यही बनता है कि किस तरह से हम लोगों के बीच में सच्चाई पहुंचा सके, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ खड़े। तो जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है, अल्लाह भी आपकी मदद करता है। मैंने इसके अंदर जब बात की और एलपीजी कनेक्शंस की, मैं थोड़े से आंकड़े जरूर रखूंगा आपके बीच में कि 2014 से पहले कुल 14 करोड़ के करीब का आंकड़ा था, जो 34 करोड़ पिछले 5-7 सालों के अंदर ही हमने अचीव कर दिया। और उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह से हर घर में टॉयलेट दिया गया, जिस तरह से ये सब स्कीमें आपके बीच में पहुंची, आप इसको अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ जोड़कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आज से पहले जो हमारी महिलाएं थी उनकी कंट्रीब्यूशन क्यों कम रहती थी देश की इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि अगर उनको सुबह स्वास्थ्य के लिए भी जाना है तो कहीं पर दूर जाना, 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए चाहिए। अगर पानी के लिए जिस तरह से हर घर जल नल हमने पहुंचाया है, तो वो महिलाएं आधा दिन तो उनका इसको लाने में चला जाता था। फिर खाना बनाना होता था तो भाई लकड़ियां पहले जलानी है, तो एक महिला का कितना सारा समय था जो इन्हीं कामों में निकल जाता। आज उस महिला के पास कितना समय है और इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में किसी भी गांव पे, किसी भी पहाड़ के गांव पे बैठकर वो अपनी इस भारत देश की कंट्रीब्यूशन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर अपना कितना बड़ा योगदान डाल सकते हैं। और ये कहां से शुरू किया गया? ये डे 1 से जब मोदी जी आए तभी से सबकी प्लानिंग की गई। ये रातों रात काम नहीं होता है, लेकिन आपकी मंशा थी, देश को वहां पहुंचाने की मंशा थी। लेकिन आज से पहले जब देखे तो देश की क्या इमेज थी और आज क्या है? आज हमारे पास एक ऐसा दृढ़ नेतृत्व है जो
दो मुल्कों की लड़ाई रुकवा के अपने लोगों को तो छोड़िए, पाकिस्तान के बच्चों को भी निकाल सकता है। ये क्यों आया? क्योंकि ये देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दर पर चल रहा है। जब नोटबंदी की गई, सबने हाय तौबा मचाई कि नोटबंदी हो गई जी, नोटबंदी से क्या फर्क पड़ा? तो जो आपके सामने बताया गया है यहाँ पर कैश ट्रांसफर, तो ये इसके अंदर जो दो अपना एक बहुत बड़ी अमाउंट की मैं बात कर रहा था, इसके अंदर 74,000 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स और 126 लाख करोड़ जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन की गई। ये पॉसिबल है क्योंकि नोटबंदी हो गई है। आज सभी को देखिए, किसी ठेले वाले ने भी अपने पास पेटीएम लगा के रखा होता है, यानी कि इकोनॉमी सबके बीच में जो है रिवॉल्व कर रही है। कोई अपने घर पे पैसे नहीं रख रहा, आजकल अब तो डर से भी नहीं रख रहा है कि कोई पता नहीं कब कौन सा नोट बंद हो जाए। आज से पहले कोई ये चीजें सोच सकता था? क्योंकि मंशा नहीं ना थी आपकी ये सब करने की। और नई नई स्कीमें आ रही है, जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो एसटी समुदाय के लिए 38,000 टीचर, जो नए 740 एकलव्य मॉडल के स्कूल बन रहे हैं, जिसकी आप बात कर सकते हो। एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर जो टीचर लगेंगे वो भी एसटी समाज से ही लगेंगे। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात की गई, ग्राम सड़क योजना के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। और कुछ लोग जब आपके बीच में कहेंगे कि मनरेगा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, उससे कई गुना ज्यादा ग्राम सड़क योजना में और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में इन्वेस्टमेंट करके उससे बेटर ही, पहले से बेहतरी ही आपको जो है वो दी गई है। फिर एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि जब भी आप युवा के बीच में जाए तो कहीं ना कहीं एक पुराना ट्रेडिशन बदलने की कोशिश शुरू करें। हमारे समय पर एक ही चीज होती थी, या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं बन पाए तो वकील बन जाओ। अब कहीं ना कहीं बच्चों को जो है, और युवाओं में जब भी आप बात करें तो युवाओं में ये चीज जरूर लेकर चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ अगर आप बात करना चाहते हैं, 3D प्रिंटिंग, इन सब की तरफ आज बच्चों को, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल इसी चीज का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आने वाले बच्चों को अगर फ्यूचर अपना अगर जॉब चाहिए तो इसी में उनको जो है, जिसके लिए 30 स्किल्ड इंटरनेशनल सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं, ताकि वो बच्चे, युवा जो है, इस तरह का रोजगार भी आगे लेकर चल सके। सीनियर सिटीजन के लिए जैसे बताया गया, उनके लिए उनकी जो पेंशन थी उसके अंदर उनको सेविंग्स अब होगी, ये भी बात की गई आपके साथ। हेल्थ की बात की गई, सिकल सेल एनीमिया जो एक काफी प्रॉब्लम है, जो बड़ी कॉमन पाई जाती है, और एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके आरबीसी जो सिकल शेप के हो जाते हैं और नए ब्लड नहीं बन पाता, उसके ऊपर रिसर्च करके और लोगों को जो है इसका बेनिफिट भी दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल, क्योंकि आज हमारे देश को दुनिया फार्मास्यूटिकल के नाम से भी जानती है, और हमारी दवाइयां असली दवाइयां हैं, चाइनीज दवाइयां नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो आगे बढ़कर आप सबको इसमें नजर आएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने, और अभी आपके साथ कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि क्यों पोर्ट्स और क्यों इन सब की चीज की जरूरत है, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं। अफ्रीका जैसा एक देश है, अफ्रीका में हर टाइप का मिनरल पाया जाता है, इवन ऑयल भी पाया जाता है, लेकिन अफ्रीका की कारण क्या है, उनकी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पाई है? उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी ना होने के कारण पोर्ट्स के ऊपर एक ट्रक लगता है तो 1 महीने बाद वो अनलोड होता है। इस चीज को समझा गया, तभी पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से जब कनेक्टिविटी के ऊपर जोर दिया गया, जिस देश की कनेक्टिविटी, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं, उसी देश की इकोनॉमी रिवाइव करती है। आपके अंदर, आपके देश में नए नए पोर्ट्स होने चाहिए। आपकी कनेक्टिविटी, एक फैक्ट्री से आपको माल पहुंचाना है तो विद इन सम डेज ही वहां पर पहुंच जाए, ना कि महीना लगता है। जितनी जल्दी चीजें रिवॉल्व करती हैं, जितनी जल्दी सर्कुलेशन में चीजें आती हैं, तो देश तरक्की करता है। इसीलिए एक स्पेशल फोकस पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर, सबके ऊपर किया गया है। जिस तरह से 2 लाख से ज्यादा का जी इन्वेस्टमेंट है रेलवे के अंदर, और आप सबको जानकर ये खुशी होगी, उसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही लगता है। तो नियर अबाउट 50% का बजट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लग रहा है। क्या यहां से नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे? सब कुछ नई नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं आप लोग जरूर एक चीज करेंगे, जो लोगों का माइंड सेट है ना सरकारी नौकरी वाला, आज वो टाइम बदल गया। और मैं जरूर चाहूंगा हर जगह बात करें, आप अपने बलबूते पर। यहां पर मैंने कहीं देखा, कश्मीर में कई ऐसे लड़के थे, हमारे जम्मू में कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स करके खुद का तो रोजगार बनाया ही, साथ में 10-12 और लगाए, और उसमें वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो सेटअप जो है उससे निकलना पड़ेगा सबको। तो उसके लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका देश अगर एक बहुत बड़ी तरक्की करे और आगे पहुंचे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब ने पहुंचना, और आप सब देखेंगे अपनी आंखों से कि हम सब यहां पर पहुंचे, और हमारा जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जैसे अगर आपको पता होगा, रियासी में जो आपके सामने लिथियम के ओर्स मिले हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जहां तो चायल में है, और चायल के बाद दूसरे नंबर पे 5.9 मिलियन टन के हिसाब से हमारे यहां पर है। यानी कि माता रानी की कृपा देखिए कि उनके चरणों में इतना ज्यादा हमारे लिए खजाना भरा है कि हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया, अब तो लिथियम की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन ये सब कुछ कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हम लोग भी इसी दृढ़ता के साथ लोगों के बीच में जाके बात करें। ना कि मेरे को डिबेट में पूछा गया कि कांग्रेस ये बोल रही है, वो बोल रही है, ये इल्जाम लगा रही है, वो इल्जाम लगा रही है। मैं कहा या तो हम इनके इल्जाम सुन लें या हम तरक्की की ओर आगे बढ़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा आपदा में अवसर ढूंढता है कि किस आपदा में क्या अवसर मिल सकता है। और जब खासकर कोविड और कोरोना के बाद पूरी दुनिया को लगता था कि हिंदुस्तान में शायद आधे ही लोग बचेंगे, तो हम सबको जिस तरह से दूध में से बाल की तरह बाहर निकाला गया है, जिस तरह से हम सबको बचाया गया है, और 220 करोड़ वैक्सीन लगवाने के बाद इसमें कई कांग्रेसी परिवार भी है, उनको भी लगाएंगे, सबको लगाएंगे। एक मुफ्त की वैक्सीन पाने के बाद भी अगर हम किसी प्रधानमंत्री या किसी के खिलाफ बोले तो सोचें, इसे कृतज्ञता नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? कभी सोच सकता था इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग, इसके साथ आपने, क्योंकि मुझे समय 15 मिनट का दिया गया, 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन अभी तक पाएंगे। किसी ने मुझे कहा कि ऐसा तो कुछ वहां पर वो दूसरी अरविंद केजरीवाल भी करता। मैंने कहा नीड और ग्रीड में बड़ा फर्क होता है। आपको नीड है, जरूरत थी हमारे लोगों को। मुझे कोई डेवलप कंट्री बता देता जो इतने साल तक अपने लोगों को मुफ्त राशन दे सकता था। हम लोगों ने कर दिखाया, क्योंकि हमारा इरादा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का है। और मोदी जी ने डार्विन को गलत प्रूव किया। डार्विन बोलता था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मोदी जी ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अंत्योदय, जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा है सबसे पहले उसके बाद चीज पहुंचेगी, बाद में हमारे पास। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बजट को, इससे ज्यादा बढ़िया बजट मुझे नजर नहीं आता कि कभी किसी ने इसके ऊपर आज तक की तरह से सोच समझ के हर एक को, भले वो नीचे का तबका है, भले वो मिडिल क्लास वाले हैं, जो बेनिफिट दिए गए 5 to 7 लाख वाले बेनिफिट दिए गए, हर एक को उसके अंदर कवर किया गया है। कई लोगों ने कहा कि जी ये बजट जो है शायद इलेक्शन से प्रेरित है, तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी कभी किसी चीज को उससे देखकर नहीं करते हैं। हमारा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सब चीजें आती जाती रहेगी, लेकिन देश को पहुंचाना है। और उस देश को आगे पहुंचाने के लिए अश्वमेव यज्ञ जो शुरू किया है मोदी जी में, इस सब में आपने अपनी आहुति डालनी है। और आहुति यही है कि जो प्रोपोगंडा, जो कुछ भी हमारे खिलाफ चलता है, उसके अंदर हमें विश्वास दिलाना है। और विश्वास किसको दिलाना है कि हम इनके साथ खड़े, यही हमारी आहुति है। विश्वास जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों पर दिलाया था। ये लास्ट बात के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। कैसे विश्वास दिलाया था? आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, तो सबसे पहले विश्वास हम पे किया गया था। हमें याद है कि कॉलेज के टाइम के बाद हमें अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होता तो गजटेड ऑफिस ढूंढना पड़ता। सबसे पहले हम पे विश्वास दिलाया गया सेल्फ अटेस्टेड के थ्रू। और आज आपके पैन कार्ड पे विश्वास है, ये भी इसी में आया। आप अपना पैन कार्ड दिखा के कोई भी बिजनेस कर लीजिए। तो यही विश्वास होता है, इसी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग मिलकर जो है इस देश को आगे ले जाएं। और मोदी जी के साथ हम वही करें कि जिसकी तवक्को पूरे की पूरा मुल्क, हर मुल्क हमारी तरफ आज देख रहा है, हर देश हमारी तरफ देख रहा है। और जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हर एक देश हमारा परिवार है। हम किसी को अपने से अलग नहीं समझते, भले वो मुल्क हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन सबके साथ हम लोग खड़े हैं। जिस तरह से टर्की में आपके सामने जहां पर प्लानिंग होगी थी देश के खिलाफ, वहां पर आज हम ही ने सबसे पहले हर एक तरह की राहत पहुंचाई है। अगर भारत देश तरक्की करेगा तो ये पूरे के पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। और इस तरक्की के अंदर आप सब जो अपनी आहुति डाल रहे हैं, इसके लिए सदैव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपको और आने वाली पीढ़ियां, आने वाला इतिहास आपको याद रखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत जी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व एमएलए श्रीमान नीलम लंगे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर पधार कर अभिनंदन जी को भेंट स्वरूप उनका अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान अशोक जी से, जिनका लगभग हर विषय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो मेरा अनुरोध है उनसे कि कृपया अपने विचार। आज
ये जो हमारा पब्लिकेशन विभाग है उसमें हमारे रजनीश जी और श्रीमान पवन शर्मा जी जो हमारी पब्लिकेशन हमारी मैगजीन छपती है और भी जो पब्लिकेशन का काम पार्टी का होता है उस काम को ये देखते हैं। और आज इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट दीपांकर जी जिन्होंने हमको बहुत कम शब्दों में विषय को रखा है और हमारे अभिजीत जसरोटिया जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपना विषय एक अलग ढंग से आपके सामने रखा है। बजट 2 तारीख को रखा गया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसको रखा और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने भी उस बजट के बाद ही तुरंत बैठकर ये तय किया कि हमने भी इस बजट पर चर्चा शुरू करनी है। अपने कार्यकर्ताओं को भी और समाज के लोगों को भी हमने इस बजट के बारे में जानकारी दी। 2 तारीख से ही कार्रवाई शुरू हुई। 3 तारीख को 4 तारीख को हमारे यहाँ मिनिस्टर हमारे नौजवान मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे भी वो यहाँ आए, उन्होंने इस विषय को रखा। फिर हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस कार्यक्रम को 9 तारीख तक किया है और हर प्रत्येक जिले में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको किया। केवल जम्मू में नहीं तो कश्मीर में भी किया। फिर उसके बाद 3 दिन 9 तारीख के बाद 10, 11, 12 और आज 13 है। इन 4 दिनों में हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से ट्रेडर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, पूर्व सैनिक होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, उनके बीच में इस विषय को रखा और उसी में हमारे पब्लिकेशन विभाग ने कहा कि हम भी इस पर एक गोष्ठी करेंगे। दीपांकर सेन जिसे हमने बात की है उनको इसमें रखेंगे। तो आज तो इसका तकरीबन समापन ही है। तो ये 12 दिन ये हमने लगातार इस विषय पर जगह जगह पर हमने चर्चा। अनेक हमारे कार्यकर्ता पुंछ में, रजौरी में, नौशहरा में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन में, उधमपुर में, कुठवा में, बसोली में, सब जगह हमने विषयों पर और विषय रखने के लिए कार्यकर्ताओं को भेजा। तैयारी भी की। तैयारी करने के बाद उनको भेजा। जैसे हमारे दोनों वक्ताओं ने आप सबके सामने विषय रखा है। मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये अमृतकाल की शुरुआत का पहला बजट। अगले 25 साल 2047 तक देश कैसा होगा उसका जो एक सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, रखा है, 2047 तक के भारत का नक्शा रखते हुए ये उसका एक पहला अमृतकाल का बजट। इस बजट को आप गिनाएंगे तो ये जो हमारी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है अंत्योदय, जैसे अभी बता रहे थे हमारे जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया जी बता रहे थे कि अंत्योदय की सोच को रखते हुए और इस बजट में शुरू में निर्मला सीतारमण जी ने पिछले आंकड़े हमको बताए कि हमने कितने स्वच्छता के टॉयलेट बनाए, हमने कितने गैस दिए हैं, हमने कितने आवास बनाए हैं। ये सारी बातें, कितने आवास आवंटित हुए हैं और उनमें से कितने आवास बन गए हैं, उनकी भी आप संख्या जब देखो तो करोड़ों में है उनकी संख्या। और आगे के लिए उन्होंने इन सब चीजों के लिए आगे हम कितना आगे बढ़ेंगे। आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की है। 66% आवास योजना में बढ़ोतरी अगले वर्ष में ये होगी। ऐसी सारी गरीब कल्याण
जो अंत्योदय की योजना है वो सारी योजना पर इस पे उन्होंने रखा। दीपांकर सैन जी बता रहे थे कि हम कोविड के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नरेंद्र मोदी जी ने देश को कैसे बाहर निकाला। भूख से किसी को कोई मरा नहीं है। आप पिछले जो प्रकार की महामारियां हुई थी उसमें आप देखेंगे तो जितने लोग बीमारी से मरे थे उससे ज्यादा लोग भूख से मरे। लेकिन इस बार आपको भूख से कोई, बीमारी से तो मरे लोग, कोविड इन्फेक्शन हुआ तो कुछ लोग उसमें पूरे हो गए, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा, भूखमरी से कोई नहीं मरा। मोदी जी ने उस समय राशन ये उन्होंने फ्री किया और जो सारे सिस्टम को डिजिटलाइज किया। आज जैसे बता रहे थे कि अभी भी अमेरिका में उस समय जो कुछ राहत देनी थी लोगों को, वो राहत अभी बांटी जा रही है, उनके चेक्स दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, कितना तेज डिजिटलाइजेशन माध्यम से लोगों के घरों में ऐसा पहुंचा। उस समय आपको याद होगा कि महिलाएं बैंकों के सामने खड़ी हो जाती, हमारे पैसे आए कि नहीं आए, इस प्रकार की उस समय वो सिस्टम चला। तो ये एक बहुत बड़ा अंत्योदय, गरीब, अति गरीब उस तक ये सब चीजें पहुंचाने के लिए जो मोदी जी ने किया है और जो आगे मोदी जी करने वाले हैं। अब कमाल करिए, 47 करोड़, 47 पॉइंट समथिंग है, उतने करोड़ जनधन खाते खुले, यानी 48 करोड़ के करीब जनधन खाते खुले हमारे देश में। तो आपको जनधन खाते के माध्यम से, आपको आधार कार्ड के माध्यम से, आपको वो डिजिटलाइज करना, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना, ये आपके लिए सरल हो। दूसरा इन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में आज देश बहुत आगे बढ़ा। हमने मनरेगा में इस बार कम पैसा देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें ज्यादा पैसा। और कनेक्टिविटी किस प्रकार की, कैसे एक्सप्रेसवेज, कैसे नेशनल हाईवेज, ये कैसे हमारे देश में बन रहे हैं, और एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज पर कैसे रनवे भी बन रहे हैं। हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में रनवे बना है, रोड पर बिजबिहाड़ा के पास आप जाएंगे तो 3 किलोमीटर रनवे बना है, उसमें जहाज भी उतर जाएगा, फाइटर भी उतरेगा। ऐसा 3 किलोमीटर का रनवे बिल्कुल एकदम बिजबिहाड़ा के पास जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर भी रनवे बना है, उस पर जहाज भी उतरेंगे, फाइटर भी उतरेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, और बताया दीपंकर सिंह जी ने कि रेलवे में अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हमने बढ़ाया। 50% रेलवे का बजट हमारे कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। अब अगले साल से पहले रेल का लिंक कश्मीर के साथ हो जाएगा। कितना कठिन लिंक है, कोई साधारण लिंक नहीं था, ऐसे सीधे जाना था। और कहाँ वो रियासी के ऊपर वो सबसे हाईएस्ट ब्रिज रेलवे ब्रिज जो बन गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें एक बहुत बड़ा है, और उसके लिए इस बार भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब वंदे भारत देखिए, अब हर रोज हर महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी 2-2 वंदे भारतों की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आपने कभी वंदे भारत में दिल्ली सफर किया होगा तो आपको लगा होगा कि कितना बड़ा, 9 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। और वंदे भारत ट्रेन में बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे आप घर में बैठे हैं। आपको चाय भी मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, जो आपको चाहिए वो भी मिलता है, सब चीजें वहाँ चाहिए। आपको लगता ही नहीं, जब तक आप अगला स्टेशन आता है जहाँ आपने उतरना है, आपको लगता ही नहीं कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी रेल में बैठे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस बजट में बहुत बड़ी बात है। और तीसरे, आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, विशेषकर डिफेंस में भारत आज आत्मनिर्भर बना है। केवल हम अब सामान
यहाँ बनाते नहीं है तो सामान बाहर भी भेजते, इस प्रकार का। ठीक है, कुछ हाईली टेक्निकल चीजें हम नहीं बनाते होंगे, मंगानी पड़ती होंगे, लेकिन जो छोटी छोटी चीज है, अब हमने एक सिपाही को उसका एक जैकेट देना है, वो भी हमको विदेश से खरीदना पड़ता था क्या? आज वो उसका बुलेट प्रूफ जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट उसको देते हैं, और सोफिस्टिकेट सबसे बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको हम देते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट वो आज यहाँ से खरीदता है, अपने सारा सामान यहाँ खरीदता है। आप ये जो ईस्टर्न लेन में देख लीजिए, क्या सड़कें भी बन रही है, और वो जिस माइनस टेम्परेचर में भी जो उनको साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं आज भारत में बनी हुई चीजों की उनको मिलती है। ऐसा एक आत्मनिर्भर बजट की तरफ भी हम बढ़े हैं, और इसके लिए एमएसएमई, इसके लिए स्टार्टअप्स, इसके लिए सब चीजों को ऐसा प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार का जो बजट आज हमारे सामने है, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, अनुरोध है कि इस बजट को लेकर हम खुद भी इसका अध्ययन करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस हुई, कहते वो कुछ नहीं थे, बस एक रटका पड़ रहा था, अडानी के ऊपर जेपीसी बना दो, और कुछ नहीं बोलते, क्योंकि था ही नहीं इसमें कुछ बोलने वाला जो कुछ वो बोल सकते, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके खिलाफ वो बोल सकते। इस दृष्टि से हम बात करें तो इस बजट को लेकर हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों को बताएं, और आगे भी इसकी चर्चा चले। तो कभी बजट पास होना है, ये तो पास नहीं हुआ, इस पर चर्चा होनी है, कुछ अमेंडमेंट्स भी हो सकती है, कुछ अमेंडमेंट्स भी करे सरकार, और अमेंडमेंट्स के साथ जब ये बजट पास होगा तो उस बजट को, और ये भी हमारी सरकार है कि जनवरी में ही बजट होता है या फरवरी में, नहीं तो होता कब थे? मार्च अप्रैल में, अप्रैल के बाद होता था, आदि काम करने का सीजन चला जाता। आज बजट पास होता है, मार्च में बजट पास, मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में पास हो जाएगा, और मार्च से ही आप नए बजट के अनुसार काम कर सकते हैं। ऐसा बजट बहुत पहले लाकर इस पर हमारी सरकार ने इसको किया है। ऐसी सब बातों को, सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में रखें। और जैसा हमारे बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है हमारे जम्मू कश्मीर के दीपांकर सेन जी, उन्होंने अपना विषय रखा है, हम इस विषय को को लेकर अपने अपने फील्ड में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसको साझा करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं एक बार फिर पवन जी का और रजनी जैन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा। धन्यवाद अशोक जी। इससे पहले कि पवन जी धन्यवाद पुरस्कार रखें, मैं मैम रेखा महाजन जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अशोक जी को अभिनंदन करें। आज अमृतकाल का बजट, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प को लेकर जो एक परिचर्चा यहाँ प्रकाशन विभाग और साहित्य विभाग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आयोजित की गई थी। इस परिचर्चा में विशेष रूप से अपने बीच में दीपांकर सेन जी, जम्मू विश्वविद्यालय से आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं, बड़े विस्तार से आपने कम समय में बड़े अच्छा एक हमारे कार्यकर्ताओं को एजुकेट किया, और आप आए, आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अभिजीत जी हमारे प्रवक्ता प्रदेश के, और इस विषय को लेकर आप लगातार डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कर रहे थे बिलावल सोनी की तरफ, तो जो पार्टी ने आदेश दिया था, तो आपसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इस कार्यक्रम में आकर कार्यकर्ताओं को जो प्रयास हमारा है उसमें
बात रखे। उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो रखा और आप सब लोगों को एजुकेट किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आपका सबका मार्गदर्शन और लगातार जो हमको गाइड करते हैं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, आपने भी अपना समय निकाल कर जो यहाँ पर आए और सब लोगों को मार्गदर्शन किया है, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस कार्यक्रम में प्रमुख लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे बीच में बहन रेखा जी, जम्मू साउथ की अध्यक्षा हैं आप भी समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आई, आपका धन्यवाद। हमारे SC मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे नीलम लगे जी, आप भी समय निकाल कर इसमें रहे हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। कुलदीप जी हमारे पूर्व विधायक, एक सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता शिवदेव सिंह जी, आप भी महाराज साहब पूर्व विधायक हैं, आप भी इसमें रहे। हमारे प्रेम जी प्रदेश के कोष का काम आप देखते हैं, पार्टी का जो आर्थिक पक्ष है उसको देखते हैं और आपने समय निकाला है। मोत्रा जी हमारे, कुलभूषण जी हमारे, जो लाइब्रेरी का जो सारा जो इंटेलेक्चुअल्स का जो काम है सब आप लीड करते हैं। और आप सभी प्रमुख कार्यकर्ता जितने भी यहाँ वकील साहब यहाँ बैठे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना है और ज़रूर हमने कुछ नॉलेज गेन की है बजट को लेकर, और पार्टी का पक्ष आप पब्लिक के बीच में रखने वाले हैं, जहाँ भी आप जाते हैं बात करेंगे। तो इस सीरीज को हमने चलाया है, मैं अशोक कौल जी के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमने मंथली एक सीरीज चलाई है। पिछले टाइम हमने नई शिक्षा नीति को लेकर एक बात रखी थी, इसी प्रकार का कार्यक्रम आज ही किया, आगे भी हम उसको करेंगे और आप सब लोगों की उपस्थिति आगे भी मिलेगी। इतनी सी बात कहते हुए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, निवेदन करता हूँ सभी अपने स्थान पे खड़े होकर राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,